नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार निषाद। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार निषाद। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा पॉलिटी का एक सेशन मूल अधिकार को पढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं आप लोगों के बीच में, और पॉलिटी का सेशन पढ़ाते हुए आज मूल अधिकार के भाग को आगे बढ़ाते हुए हमने कल तक के वीडियो में आपको 18 तक कवर कर दिया था। यानी कि 18 जो है, अनुच्छेद 18 तक हमने बताया था। अब 18 के आगे हम अनुच्छेद 18 के आगे बढ़ेंगे और मेरा ये वीडियो पूरे संविधान को कवर करते हुए इसके बाद इतिहास, भूगोल सब पढ़ाएंगे। तो धैर्य के साथ बने रहिए। धीरे धीरे सभी वीडियो आपके बीच में आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क में आएंगे। और एक बार जम करके यहाँ पढ़ाई कर लीजिए मेरे चैनल पर, तो आपको कहीं भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं। वो कंटेंट देंगे जो कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल पाएगा जल्दी। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ आज हमारे बीच में जो वीडियो आया है, आपके बीच में जो वीडियो आ रहा है वो है आर्टिकल 18 तक हमने समाप्त किया था। आज हम दोस्तों पढ़ाएंगे आपको अनुच्छेद 19 से आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि 18 तक हमने आपके को कवर करके दे दिया था वीडियो में। ठीक है, 19 में भी बहुत सारे सेशन हैं। ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत बहुत सारे सेशन हैं, इसके अंतर्गत भी आते हैं। इसीलिए आर्टिकल 19 का 1 पहला का ए अगर देखेंगे 19, तो आर्टिकल 19 का 1 का ए जो है वो कहता है विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में आपको आज़ादी कौन देता है? 19(1) का ए देता है। और यही आपको प्रेस की स्वतंत्रता का भी अधिकार देता है। यानी कि आपकी बातों में अगर दम है, आपकी बात आप चाहते हैं कि आपकी बातों को ऊपर लेवल तक पहुंचाया जाए, तो आप प्रेस का सहारा लेकर के भी 19(1) का लेकर के प्रेस का भी सहारा लेकर अपनी बातों को रख सकते हैं। तो प्रेस की स्वतंत्रता भी है। और 19(1) का ए भी कहता है कि विचारों एवं अभिव्यक्ति की पूरी आपको आज़ादी दी गई है कि पूरा आप कुछ भी विचार अपना रख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हालांकि आपकी दूसरी कोई आज़ादी को वहाँ पर ठोस ना पहुँचने पाए, किसी इतना भी नहीं आज़ाद है कि किसी दूसरी की आज़ादी छीनी जाए। तो आप वैसे आज़ाद हैं, विचार कुछ भी कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी देता है। तो ये पूछा गया आर्टिकल है, किस आर्टिकल में विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो बता देंगे कि विचारों एवं अभिव्यक्ति का प्रावधान 19(1) ए है। 19(1) बी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता आपको देता है। 19(1) बी जो है वो कहता है शांतिपूर्ण तरीके से आप सम्मेलन कर सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से आप सम्मेलन करने की पूरी आज़ादी आपको है। 19(1) बी का सी संघ बनाने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण तरीके से आप कोई भी संघ का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, पहला देखिए विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकते हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता सी। 19 का 1 का डी कहता है आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता आपको है। यानी कि डी फॉर दिल्ली, और दिल्ली में क्या करते हैं लोग, आते जाते रहते हैं, यानी कि आवागमन की स्वतंत्रता। सी से संघ आता है, सी से संघ मतलब सी से संघ आता है, यानी कि संघ बनाने की स्वतंत्रता। बी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है ना, बी फॉर बॉय, और जो बॉय होते हैं, बॉय लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर सम्मेलन बनाते हैं अपना। ठीक है, ए विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो आवागमन की स्वतंत्रता यानी कि पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन ना हो उस जगह पे। जैसे पहले कहा जाता था कि जम्मू और कश्मीर जो है वो वहाँ पर आप नहीं जा सकते, लेकिन अब तो फ़िलहाल हो गया है ठीक ठाक।
तो जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ना हो उसको छोड़ करके पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता आपको है। 19(1) का ई क्या है? ई मतलब निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने को पूरे भारत में कहीं भी आपको निवास करने की पूरी स्वतंत्रता है 91। इसके बाद एफ आता है, तो एफ आपको पता होगा 19(1) का एफ जो था वो उसे समाप्त कर दिया गया है। क्या था? जो 19(1) का एफ था संपत्ति का अधिकार था, और आपको पता होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 जो हुआ था, उस 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300 के कै में रख दिया गया कानूनी अधिकार तौर तरीके के रूप में। तो यहाँ पे 19(1) का एफ था वो संपत्ति का अधिकार था, तथा आर्टिकल 31 भी संपत्ति के अर्जन की बात, मतलब संपत्ति के अधिकार की बात कर रहा था। अब 19(1) एफ हटाइए तो आ जाता है जी। 19(1) जी क्या कहता है? जीविकोपार्जन का अधिकार। जीविकोपार्जन का अधिकार। जीविकोपार्जन का अधिकार। तो जीविकोपार्जन का अधिकार आपको देता है, आप जो भी रोजगार, जी से मतलब जीविको यानी कि कोई भी रोजगार आप अपना सकते हैं। देखिए ट्रिक कैसे है, ए को आप ऐसे याद कर लीजिए, ए फॉर एप्पल, यानी कि ए से तो ए फॉर अभिव्यक्ति है ना, ए से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका मतलब विचारों की बीसी में है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई। बी फॉर बॉय, बॉय लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर सम्मेलन करते हैं, यानी कि जब पढ़ते हैं तो ज़्यादा सम्मेलन करते हैं। सी से संघ याद आ रहा है, यानी कि संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको है। डी फॉर दिल्ली आप याद कर सकते हैं। दिल्ली में लोग क्या करते हैं? आते जाते रहते हैं, काफ़ी आते जाते रहते हैं, इसका मतलब आवागमन की स्वतंत्रता कहाँ है? 19(1) डी में है। ई से निवास करने की स्वतंत्रता, इसको भी थोड़ा सा याद कर लीजिए। जी से जीविकोपार्जन, यानी कि जी से जीविकोपार्जन यानी कि उन्हें कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता है। जीविकोपार्जन के लिए अपने आप को जीने के लिए कोई भी रोजगार करने की उन्हें पूरी स्वतंत्रता है, और इसलिए उन जीविकोपार्जन का उन्हें पूरा अधिकार है। तो इस तरह से आपने 19(1) का ABCD तक देखा, और ये बहुत ही आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और हमारे चैनल अगर आपको समझ में आता है तो इसी तरह से धैर्य रखते हुए आगे की वीडियो को देखें और इसका आनंद लेते हुए जब आप यहाँ पे ठहर करके पढ़ने लगेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस लेवल की पढ़ाई को परिपक्व बना रहे हैं हम आपकी। तो 19(1) ये समाप्त हुआ 19। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए 19 के बाद अगला आर्टिकल आपके बीच में आ रहा है 20, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या है दोस्तों? अपराधों के संरक्षण में अधिकार। क्या है? अपराधों के संरक्षण में प्रावधान। ठीक है, अपराधों के संरक्षण में दिया गया है प्रावधान कि अपराधों से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। 3 चीज़ें। तो अपराधों के संरक्षण में बातें करता है कौन आर्टिकल, आपसे पूछा जाएगा तो बता देंगे कि अपराधों के संरक्षण में जो आर्टिकल है वो 20 बताता है। क्या क्या बात कहता है? कहता है विधि के उल्लंघन पर दंड। पहली बात कहता है विधि के उल्लंघन पर दंड। विधि के उल्लंघन पर दंड। विधि के, जब तक आप विधि का उल्लंघन नहीं करेंगे तब तक आपको दंड नहीं होगा। 20 का पहला क्या कहता है कि जब तक आप विधि का उल्लंघन नहीं करेंगे, यानी कि कोई ऐसा काम नहीं जब तक करेंगे जब तक वो विधि के अंतर्गत दंडनीय ना हो तब तक आपको दंड नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप मन में किसी को गाली दे दें या फिर मन में किसी से जल रहे हैं तो आपको वहाँ पे दंड दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो विधि के उल्लंघन में नहीं है, वो विधि विधान में दंडनीय नहीं। जब तक आप विधि विधान में ऐसा काम नहीं करते जो विधि विधान में दंडनीय है।
ऐसा जब आप करते हैं कि जो विधि विधान में दंडनीय है तभी आपको दंड दिया जाएगा। यानी तभी ये कौन कहता है? आर्टिकल 20 का 1 कहता है विधि के उल्लंघन पर दंड। जब आप विधि का उल्लंघन करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा श्योरिटी। ठीक है। दूसरी बात क्या कहता है? एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं होगी। के लिए 2 बार सज़ा नहीं होगी। देखिए क्या कहता है? एक ही अपराध के लिए 1 या 1 से बार अधिक सज़ा नहीं होगी। ये बात कौन कहता है? 20 का 2। मतलब ये नहीं होगा कि आप जो है दंड जैसे कि आप एक अपराध किए हैं, जैसे मान लीजिए किसी का आप हत्या किए हैं तो आपको सज़ा मिला था, तो आपका सज़ा ख़त्म हो रहा है, तब तक ख़त्म हुआ और जो है फिर ख़त्म हो गया, बाहर निकल गए, फिर पुलिस की मन की, फिर आकर के आपको गिरफ्तार करके लेके चले जाए। तो ऐसा नहीं होगा। मतलब एक अपराध जो किए हैं उसको एक बार दंड मिल गया, दोबारा आपको दंड उस चीज़ का नहीं मिलेगा। दोबारा आप फिर से गलती करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। तो एक अपराध के लिए 1 से अधिक बार दंड नहीं मिलेगा। ये बात कहता है 20 का 2। और ये तीसरा क्या कहता है? अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये बात आर्टिकल 20 का तीसरा क्या कहता है? समझिए। पहला वो क्या कहता है? पहला क्या कहता है? विधि के उल्लंघन पर दंड। यानी कि जब तक आप विधि विधान में ऐसा जो दंडनीय है वो उसको आप नहीं करते हैं तब तक आपको दंड नहीं मिलेगा। एक अपराध के लिए कई बार सज़ा नहीं हो सकता है। एक ही अपराध आप किए हैं तो जो उसकी सज़ा आपको एक ही बार मिलेगी। दोबारा अपराध करेंगे तब आपको दोबारा दंड मिलेगा, वरना उसी सज़ा के लेकर के 10 बार जब मन चाहे तब तो आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। इस बात को समझिए। अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अपने विरुद्ध आपको बाध्य किया जाए कि चलिए फोर्स किया जाए कि आपने दंड दिया है, आपने ये ऐसा काम किया है, आपने दंडनीय काम किया है, तो इस तरह से आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। जो आपने दंड किया है वो पुलिस का काम अलग है, लेकिन आपको ऐसा बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप अपने विरुद्ध गवाही दें कि हाँ मैंने ही दंड दिया, मैंने ही ये काम किया है, मैंने ही गलत काम किया। ऐसा गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। आई बात समझ? ये बात कौन कहता है? 20 का 3 कहता है। तो आशा करता हूँ कि 20 का 3 जो है वो समझ में आया होगा। 1 2 3। एक बात बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और बच्चे पूछते हैं, अक्सर हम लोगों से काफ़ी बच्चे पूछे थे तो याद आया दिमाग में, मैं बता देता हूँ आपको। बच्चे कह रहे थे कि सर 20 में अपराधों के संरक्षण में प्रावधान है या फिर 22 में है। अब 22 में अपराध ये गिरफ्तारी के संरक्षण में है और 20 में है अपराधों के संरक्षण में। तो बच्चा ये कंफ्यूज रहता है हमेशा कि अपराधों के संरक्षण में प्रावधान किस आर्टिकल में है और गिरफ्तारी के संरक्षण में प्रावधान किस आर्टिकल में। तो बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो मैं बताता हूँ एक ट्रिक। देखिए मुझे कैसे याद रहा, मैं आपको वो बताता हूँ। 20 में अपराधों के संरक्षण में प्रावधान है और 22 में गिरफ्तारी के संरक्षण प्रावधान है। देखिए ऐसा कभी नहीं होगा, मतलब ये समझिए पहले क्या आता है? 20 आता है। तो पहले आप अपराध करेंगे तभी आपको गिरफ्तार किया जाएगा। ना ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा तब अपराध करेंगे। तो पहले आप अपराध करेंगे तभी ना गिरफ्तार होंगे। तो पहले कौन आया? अपराध आया ना। तो पहले 20 आया तो 20 में अपराध है, यानी कि पहले हम अपराध किए तो अपराधों के संरक्षण में पहले अपराध करेंगे, फिर गिरफ्तार होंगे, यानी कि 22 गिरफ्तार के बाद में होते हैं, यानी कि 22 बाद में क्या है? 22 गिरफ्तार है। तो इस तरह से याद रखिए कि पहले अपराध करेंगे तभी गिरफ्तार किया जाएगा। तो 22 में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कहाँ गिरफ्तारी के संरक्षण में प्रावधान है और कहाँ अपराधों के संरक्षण में प्रावधान। आई बात समझे? तो ये कंफ्यूज हो रहे थे बच्चे, तो इसीलिए मैंने बता दी। अब आगे बढ़ते हैं।
तो 20 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे 20 के बाद आते हैं आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने। इसमें दो बातें हैं, आप दो बातें समझिए। इसमें दो बातें क्या क्या हैं? जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, जीने का अधिकार, अधिकार, और ऐसे करिए, जीवन जीने का अधिकार है। और इसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, यहाँ पर है स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैहिक, जीवन जीने का अधिकार मतलब आपको पूरा अधिकार है जीवन जीने का। आप जिस तरह से जीना चाहते हैं उस तरीके से आप जी सकते हैं, कोई आपको पूरा अधिकार है, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब ये हुआ कि अपने प्राणों की रक्षा करने का आपको पूरा अधिकार है। आपके ऊपर कोई हमला करता है उससे आप बच सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब पूरा आपके अपनी सुरक्षा करने के लिए पूरा आपको अधिकार मिला गया है। शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ तब 21 में केवल दो यही बातें कही थी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, केवल यही बातें दोस्तों की गई थी। लेकिन यहाँ पर शुरुआत में दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की ही बात की गई थी, कि जीवन जीने का अधिकार की ही बात की गई थी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें आ गई जिसकी वजह से 21 में एक बात और जोड़ना पड़ा। वो अक्सर अभी पेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी पूछा गया था, तो पेट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था और कई बार पूछा भी जाता है। तो 21 में एक 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट्स करके लिख लीजिएगा। 86वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। अब 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके अंतर्गत 21 में एक आर्टिकल जोड़ दिया गया 21A। इसके अंतर्गत क्या जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है आपसे पूछा जाएगा, तो 21A में है। कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन संबंधित है, ऐसे भी पूछा जाएगा। तो क्या बता देंगे कि संपत्ति शिक्षा के अधिकार से 2002 में शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो पहले इतना ही था, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को 21 आर्टिकल में जोड़ दिया 21A में। तो शिक्षा अभी पूछा गया था पेट के एग्जाम में कि शिक्षा का अधिकार है क्या है, तो मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार, जो कि 21A में जोड़ा गया। तो केवल इतना पूछा था क्या है, मौलिक अधिकार है या मौलिक कर्तव्य है, DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, क्या है? तो बताएंगे कि शिक्षा का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है, ठीक है। अच्छा, ये किस केस में जोड़ा गया था ये भी जान लीजिए। केस कौन सा था? मोहनी जैन केस। कौन सा था? मोहनी जैन केस। मोहनी जैन केस आया था। उसी केस में ऐसी बातें हो गई थी जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 21A करके 86वां संविधान संशोधन करके 21 में एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया, A, कैपिटल A। दोस्तों स्मॉल a मत लिखिएगा, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैपिटल A कि स्मॉल a। आज मैं बता देता हूँ। देखिए स्मॉल a और कैपिटल A में अंतर क्या होता है, इस बात को समझिए। स्मॉल a
संविधान में अगर कहीं स्मॉल ए लिखा है तो इसका मतलब होता है वो संविधान जब निर्माण हो रहा था तभी से वह चीज़ें संविधान में जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर संविधान में कहीं भी कैपिटल ए लिखा है तो इसका मतलब होता है संविधान में वो नहीं था। जब संविधान का निर्माण हुआ तो वह संविधान में नहीं था, बाद में उसे संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो दोनों में अंतर समझिए फिर से एक बार। स्मॉल ए का क्या मतलब, संविधान निर्माण के समय जो चीज़ें रहती हैं उसको स्मॉल ए के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। लेकिन जो चीज़ें संविधान निर्माण के बाद बनाई जाती हैं उसको इस कैपिटल ए से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो स्मॉल ए और कैपिटल ए, कभी भी संविधान में ए आए तो दोनों में अंतर जान लीजिएगा। तो यहाँ पे कैपिटल ए है क्योंकि बाद में जोड़ा गया था, तो कहीं से कैपिटल ए है दोस्तों, छोटा ए मत लिख दीजिएगा। तो शिक्षा का तो दोस्तों मोहिनी जैन जो केस था, तो मोहिनी जैन केस में ही दोस्तों यहाँ पर शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया था। अब सोचिए मोहिनी जैन केस क्या है, इस बात को हम आपको समझाते हैं। देखिए, कर्नाटक राज्य में मोहिनी जैन, ये मोहिनी जैन एक लड़की का नाम है दोस्तों। कर्नाटक राज्य में मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य केस, इसका पूरा नाम है मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य केस 1989। अब देखिए क्या हुआ 1989 में, क्या हुआ देखिए। सरकार यहाँ कर्नाटक राज्य में जो कॉलेजें थी, मेडिकल जो कॉलेजें थी, उनको अधिक फीस वसूलने का अधिकार एक तरह से मिल गया था। तो कॉलेजें अधिक फीस वसूल रही थी। तो इस तरह से एक मेडिकल की छात्रा थी, इससे परेशान होकर के मोहिनी जैन एक मेडिकल की छात्रा थी, वो परेशान हो गई और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि ये जो कॉलेज है, मेडिकल का जो कॉलेजें हैं वो ज़्यादा पैसा वसूल रहे हैं, छात्रों का शोषण कर रहे हैं। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया और 1989 में मोहिनी जैन केस के माध्यम से उसने फैसला सुना दिया और 21A जोड़ के माध्यम से शिक्षा को हमारा अधिकार बना दिया। उस समय ये पूछा गया कि शिक्षा आपका अधिकार है ही नहीं, तो इसमें आप तो समय इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे 21A जोड़ा गया, 21A के माध्यम से शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। तो आपकी ये जो मैं आपको बातें बताया हूँ ये SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से था। मोहिनी जैन केस थोड़ा सा, इसके अंतर्गत मोहिनी जैन केस को और भी डिटेल में पढ़ा जा सकता है कि मोहिनी जैन केस क्या था। मैं मोहिनी जैन केस को ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया क्योंकि मोहिनी जैन केस के बारे में ज़्यादा नहीं पूछेगा, कभी भी इतना ही पूछेगा एग्जामिनर कि इस केस में है था। ये नहीं पूछेगा कि मोहिनी जैन के बारे में लिखिए। तो जिसको मेंस की तैयारी करनी है वो अलग से कमेंट करके बता सकता है, मैं सभी केसों को बढ़िया से बता दूंगा कि मेंस की तैयारी कैसे होती है। लेकिन फ़िलहाल अभी इतनी बातें करते हैं कि प्री के दृष्टि से इतना इम्पॉर्टेंट है। 21 में एक बार फिर से दोहराते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार 21 में है। दूसरी बात 86, इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई, 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में 21A जोड़ा गया जिसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। इस किस केस में जोड़ा गया, तो मोहिनी जैन केस 1989 में आया था, उसी के तहत ये जो है बातें जोड़ी गई थी। तो आपने धीरे धीरे ये सब बातें जान ली। आशा करता हूँ ये बातें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मोहिनी जैन के 21 तक समाप्त हुआ ना। अब आइए आर्टिकल 22 के बारे में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 22 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 22 क्या करता है, क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के संरक्षण में प्रावधान। गिरफ्तारी के संरक्षण में बातें प्रावधान देता है। क्या कहता है? गिरफ्तारी के संरक्षण में से बचने के लिए आपको बातें बताता है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ये बातें आपको बताता है। ठीक है, अब समझिए कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, वो बातें आपको बताता है। तो मैंने बता ही दिया कि कैसे याद करेंगे।
22 में और 20 में कैसे कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ये तो मैं 20 में ही बता दिया हूँ। तो 22 में भी बहुत सारी सेशन है, जैसे 22 का 1 आप देखिए, 22 का 1 देखिए, 22 का 1 कहता है गिरफ्तारी के संरक्षण में प्रावधान की बात करता है। 22 में जो है 22 का 1 कहता है कि गिरफ्तारी के संरक्षण में प्रावधान, ठीक है। 22 का 1 क्या कहता है, गिरफ्तारी के संरक्षण में प्रावधान देता है, ठीक है। 22 के 1 में क्या बातें हैं देखिए, कारण पूछने का अधिकार, तो 22 में ये है कि गिरफ्तारी के संरक्षण में बात करता है। 22 का 1 गिरफ्तारी के संरक्षण में बात करता है। और 22 के 1 में क्या क्या बातें हैं देखिए, 2 बातें हैं 22 में। तो 22 के 1 गिरफ्तारी के संरक्षण में बातें करता है, और 22 का 1 कहता है कारण पूछने का आपको अधिकार होगा, कारण पूछने का अधिकार, पूछने का अधिकार। तो कारण पूछने का अधिकार होगा, 22 का 1 कहता है, ए कहता है 22 के 1 में ए जो है। 22 का बी जो बी है वो कहता है 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकार, दंडाधिकार के पास पेश करना, यानी 24 घंटे के अंदर दंडाधिकार के पास आपको पेश करना होगा। यानी जो इसमें एक बात और ध्यान रखिए, इसमें आवागमन का समय नहीं जोड़ा जाएगा, का समय नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें आवागमन का समय नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है, आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा। 24 घंटे के अंदर जो मैं बातें बोला हूँ कि आपको दंडाधिकार के पास पेश करना होगा, उसमें आवागमन का आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा। तो 2 बातें हैं 22 के 1 में। जो 22 एक बात ये है कि कारण 22 का 1 फिर से समझिए, गिरफ्तारी के संरक्षण में बात करता है। क्या कहता है, 2 बातें कहता है 22 का 1 कहता है कि गिरफ्तारी के संरक्षण में आपको कारण पूछने का पूरा अधिकार होगा गिरफ्तारी से बचने के लिए, और 24 घंटे के अंदर दंडाधिकार के पास पेश कर दिया जाएगा अगर आपको गिरफ्तार किया जाए तो। इसमें आवागमन का चीज़ नहीं जोड़ा जाएगा। ये था 22 का 1। 22 का 2 क्या कहता है, 22 का, अब इसी बात समझिए, आर्टिकल 22 का 2 क्या कहता है। 22 का जो 2 है वो क्या कहता है, आर्टिकल 22 का 2 ये कहता है कि जो 22 का 2 है वो ये कहता है कि ये निवारक निरोध अधिनियम पर यह बात लागू नहीं। जो आप ये बात आप कर रहे हैं, जो बात ये आप ये कर रहे हैं, गिरफ्तारी के संरक्षण में आपको अधिकार है, ये बात कहाँ नहीं लागू होगा, निवारक निरोध अधिनियम पर लागू नहीं होगा। कब नहीं लागू होगा, निवारक निरोध अधिनियम पर यह बात लागू नहीं होगा। कौन, गिरफ्तारी के संरक्षण में जो आप अधिकार की बात कर रहे हैं कि हमको गिरफ्तारी के संरक्षण में जब हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो हम कारण पूछ लेंगे, 24 घंटे के अंदर हमको न्यायालय में दंडाधिकार के पास पेश कर दिया जाएगा, ये तब नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब निवारक निरोध अधिनियम लागू हो जाएगा। ये बात 22 का 2 ये कहता है कि निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत ये बातें लागू नहीं होगी। आई बात समझ में? तो इतनी बातें समझिए। तो निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत ये बातें लागू नहीं होगी। अब समझते हैं कि निवारक निरोध अधिनियम है क्या, ठीक है। तो निवारक निरोध अधिनियम क्या है, 1950 में लाया गया था निवारक निरोध अधिनियम,
और निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को 3 माह के लिए अधिकतम गिरफ्तार किया जा सकता है। 3 माह से अधिक समय नज़रबंद किया जा सकता है, नज़रबंद किया जा सकता है 3 माह के लिए, और 3 माह से ज़्यादा नज़रबंद किया जाएगा तो उसके लिए बोर्ड बनाना पड़ेगा। लेकिन 3 माह के लिए इसमें बात की गई थी। जैसे मैं बहुत सारे देखा हूँ, जैसे ओवैसी हुए, बहुत सारे ऐसे लोग, ओवैसी को ज़्यादातर नज़रबंद किया जाता है क्योंकि वो उनके जो वो होते हैं भड़काऊ बयान होते हैं। तो बहुत सारे लोग, मैं उन्हीं की पर्सनल बात नहीं करता हूँ, बहुत सारे लोगों को निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, तो निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें मैंने आपको बता दी कि अभी बताया कि एग्जाम्पल, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल। तो निवारक निरोध अधिनियम क्या है? एक प्रकार का अधिनियम है जिसके अंतर्गत 1950 में लाया गया था, जिसके अंतर्गत किसी भी बंदे को शक के दायरे में नज़रबंद किया जा सकता है, उनको नज़रबंद किया जा सकता है 3 माह तक, या फिर उससे ज़्यादा भी उन्हें नज़रबंद किया जा सकता है। ये बात समझिए। तो जब नज़रबंद, ये निवारक निरोध अधिनियम लागू हो जाएगा तो इस बात को समझिए कि ये तो यहाँ पर आप 22 का 1 इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया गया होगा निवारक निरोध अधिनियम क्या है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब 22 का 3 समझते हैं। आर्टिकल 22 का 3 समझते हैं। 22 का 3 समझते हैं। अनुच्छेद 22 का 3 क्या कहता है, इस बात को समझिए। कहता है कि यह बात या ऐसे लिखिए, 22 का 3 क्या कहता है कि 22 का 1 यानी 22 का 1 शत्रुओं पर लागू नहीं होगा। देखिए 22 का 3 क्या कहता है जो आप गिरफ्तारी के संरक्षण में बात कर रहे हैं कि हमको अधिकार है, ये बात शत्रु प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान से कोई आ गया या फिर शत्रु देश से कोई आ गया और बोल दे भैया हमको गिरफ्तार किया, कारण बताइए।